पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा स्टाइल बदला है ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर दिख पाए। ठीक है बात। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द नॉलेज अंडर विच डोमेन, यानी मूल्यांकन किस क्षेत्र में ज्ञान का उच्चतम चरण है। बताइए एक बार। सीटेट के बारे में तब बताएंगे ना जब सीटेट आए, कुछ बातें हों तब तो जाकर के सीटेट के बारे में बताया जाए आपको, है। ऐसे कैसे बता दें आपको सीटेट के बारे में, बता दीजिए आप। ऐसे कैसे बता दें आखिर। इसको और छोटा कर देते हैं क्योंकि यस नाउ इट्स फाइन। चलिए फटाफट से आंसर करो। 25 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। कई बार आपसे इवेल्युएशन की जगह क्रिएटिंग भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट है किस डोमेन का। तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, जो ब्लूम का वर्गीकरण है, जिसका एक छोटा सेशन हम इस वीक शायद करेंगे, उसमें 1956 वाली जो टेक्सोनॉमी है 1956 की, उसमें हाईएस्ट है कौन, इवेल्युएशन। जो 2001 का रिवाइज्ड वर्जन है इस टेक्सोनॉमी का, उसमें क्रिएटिंग यानी सिंथेसिस को हाईएस्ट माना गया है। तो जिस भी तरह से आपसे पूछा होगा, नाउन की फॉर्म में पूछेगा तो आप आंसर इवेल्युएशन रखेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन का ये हाईएस्ट गोल है जो 6th लेवल है। स्किल साइकोमोटर में तो फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, अफेक्टिव में इमोशंस आते हैं, और स्किल जैसा कोई डोमेन है नहीं। तो इमोशंस आते हैं अफेक्टिव में, ठीक। साइकोमोटर में फिजिकल गतिविधियां आएंगी आपकी। और अगर कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करें तो कुछ 6 लेवल्स हैं, जैसे 6 लेवल्स हैं। और वो 6 लेवल्स क्या हैं अगर हम बात करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए। वो 6 लेवल्स हैं आपके। नॉलेज से कहानी शुरू होती है, K फॉर नॉलेज, फिर C फॉर कॉम्प्रिहेंशन, फिर A फॉर एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन आपका सिंथेसिस, और फिर है इवेल्युएशन। तो ये फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन यानी दिमाग से रिलेटेड, फिर सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एनालिसिस यानी तोड़ के देखना, फोर्थ सिंथेसिस जोड़ना या क्रिएट करना नया, फिफ्थ और सिक्स्थ इवेल्युएशन। तो हाईएस्ट क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट हो गया आपका इवेल्युएशन। और ये डोमेन कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन है, जिसमें संज्ञान यानी आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 2 डोमेन और हैं, एक है अफेक्टिव जिसमें इमोशंस आते हैं, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा जो है उसको बोलते हैं साइकोमोटर, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है जी बात। बढ़े आगे, नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, डीट प्लस में फीमेल जो टीजीटी पोस्ट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन कर दिया है। डीट प्लस भी ऐसी हरकतें करता रहता है, जब 4 लोग जाकर के कोर्ट में या कहीं पे कुछ लगा देते हैं तब वो अपनी मर्जी से देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक बात है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत देर से वेट कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज सेक्स एजुकेशन नॉट डिस्कस्ड इनफ इन आवर कंट्री, यानी सेक्स एजुकेशन क्यों ढंग से डिस्कस नहीं हो पाता, पर्याप्त चर्चा क्यों नहीं हो पाती सेक्स एजुकेशन पे हमारे देश में। बताइए एक बार, फटाफट से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन है, डिस्कसिंग सेक्स एजुकेशन इन आवर कंट्री इज अ टैबू नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। एक टैबू है और हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। या फिर अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन है, इंडिविजुअल्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज नीड सेक्स एजुकेशन नॉट दी वंस बिलो दैट एज। ऐसा भी कुछ नहीं है। सेक्स एजुकेशन शुड नॉट बी डिस्कस्ड इन टीनेज ईयर्स, या फिर कॉलेज इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म। अब बात हो रही है हमारे देश में क्यों नहीं खुल के चर्चा हो पाती सेक्स एजुकेशन पे, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे देश में ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक टैबू है, एक क्या कहें, एक अपने आप में स्वीकार्य बात नहीं है इस पे चर्चा करना। एक टैबू हमने क्रिएट किया हुआ है इसके अराउंड, ठीक। तो डिस्कशिंग सेक्स एजुकेशन इन आवर कंट्री इज अ टैबू नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। खुल के आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है बात। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बट जो रीजन है उस पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज द मेन थीम ऑफ, यानी रिफ्यूज, ये तो आपने शायद कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, और रिसाइकल, ये किसके मेन थीम है, बताइए बताइए। एनवायरमेंटल बैलेंस के, लॉजिकल एजुकेशन के, या फिर लॉजिकल बैलेंस के, या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन के। हाँ
नहीं, ये गलतफहमी अगर किसी को लग रहा हो कि कोई भी एक ऑनलाइन कुछ हुआ है या किसी को क्रेडिट लेने की बात इस बात में हो रही हो, ऐसे वर्क नहीं करती चीजें। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती हूँ, अदरवाइज आई कुड आंसर इट वेरी वेल। देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, बिल्कुल ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये जो जिनको हम आर्स बोलते हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 4 आर हो गए, पहले 3 आर हुआ करते थे। ठीक, कि आप फिर से यूज करें या प्लास्टिक को या इन सब चीजों को आप रिफ्यूज करें या रिसाइकल करके फिर से दोबारा से यूज कर सकें, तो ये ईवीएस से रिलेटेड है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे टॉपिक्स को हम, इससे थोड़ा स्पेस बच जाता है, फायदा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट, a project is a bit of real life, a project is a bit of real life that has been imported into the school। भाई एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे स्कूल में इंपोर्ट किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था, इस बात को बताने का कष्ट कीजिए, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए, फटाफट से बताइए, दीजिए जवाब। बेलार्ड इसको कंसिडर कर रहे हैं, जो D+ भी कंसिडर कर रहा है वो बेलार्ड कर रहा है। बाकी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें जो बोर्ड ने मान लिया वो मान लिया। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th देखिए, अ मॉडल और अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, यानी एक मॉडल या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन, या तो किसी चीज का मॉडल या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन किसका, अर्थ के सरफेस का क्या कहलाता है। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। आंसर कीजिए फटाफट से। डी यानी ग्लोब, एग्जैक्टली ग्लोब। ठीक, क्या कहलाता है, ग्लोब। ठीक है बात, ग्लोब हमें पता ही है, हमने देखा है बचपन से, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा। एक तरह से एक मॉडल के रूप में भी यूज कर लेते हैं लोग, और क्या है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। आप इसमें पूरा देख सकते हो कितने एक्सिस पे क्या है, पूरा घुमा करके पूरे दुनिया को आप देख सकते हो रोटेट करके। तो ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल एड हो गया, एक तरह से क्या बन गया, 3D मॉडल बन गया एक तरह से। अर्थ का, अर्थ सरफेस का 3D मॉडल क्या कहलाएगा, ग्लोब कहलाएगा। इतनी बात हम सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाएं इसी के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, बीइंग अ टीचर व्हाई डू यू थिंक फिजिकल एजुकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज स्कूल वर्क, यानी एक शिक्षक होने के नाते आप ये कैसे मानते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है, यानी जो शारीरिक शिक्षा है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके स्कूल का काम। मतलब फिजिकल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, या फिजिकल एजुकेशन के महत्व पे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए एक बार। पहला है, स्कूल लाइफ इज हेक्टिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, या फिर बी ऑप्शन, a physically active individual is more likely to be happy and healthy which makes them a better student in the classroom, या फिर सी ऑप्शन, in today's world many school children eat unhealthy food items, या फिर 4th, students like to play and are always energetic during play। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। क्लासेस तो चल रहे हैं करियर पे, आज भी एक क्लास हुई है शाम को, आप शायद मिस कर दे रहे हैं। देखिए भाई सिंपल बात है, अ फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल इज मोर लाइकली टू बी हैप्पी एंड हेल्दी विच मेक्स देम अ बेटर स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यानी कि एक शारीरिक रूप से सक्रिय जो बच्चा है वो ज्यादा खुश महसूस करेगा, ज्यादा हेल्दी फील करेगा। इससे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक इंडिविजुअली बेहतर बनेगा। तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे भी एक, अगर व्यक्ति, अगर बच्चा ही हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है माइंड से या फिजिकली, तो वो कैसे कुछ सीख सकते हैं। हम बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्कूल का काम। क्योंकि सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं करना हमें बच्चे का, हमें उसका शारीरिक विकास भी करना है, उसका सामाजिक विकास भी करना है, जो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होता है। इवन इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका बहुत हद तक हो जाता है।